हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सोचिए और चर्चा करें कि क्या हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता होगा? तो हाँ, हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 75 किलो जूल है, उसके पास 7.5 किलो जूल, उसके पास 0.75, अर्थात हर प्रोसेस में क्या होता है, हर पोषक स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जैविक प्रक्रिया, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थ आदि में क्या होता है, इसका ऊर्जा का ह्रास होता है। याद कीजिए कि अध्याय 3 में आपने ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया था। ओके, तो आई होप आप लोगों ने अध्याय 3 क्लास 9 में अध्याय 3 में ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में जाना होगा कि जो ऊर्जा का रूपांतरण है वह किस प्रकार से होता है। चित्र 11 के अनुसार ऊर्जा के प्रवाह में अपघटों की क्या भूमिका होती होगी? ओके, तो जो हम जानते हैं कि जो अपघटक का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, वो अपघटित करना, क्या करना, पदार्थों को अपघटित करना। तो यहाँ भी क्या है, जो अपघटकों का जो मेन भूमिका है वह क्या है, उसको अपघटित करना है। जैसे कि आप लोग चित्र 11 में देख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में अनुमानित ऊर्जा का प्रवाह। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है। तो पहला है उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता से अपघटक। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो उत्पादक होता है वो अपने एनर्जी अर्थात जो क्या करता है वो अपने भोजन स्वयं बनाता है, जिसके कारण वो सनलाइट से क्या लेता है, एनर्जी लेता है। यहाँ पर दिखा है 500 किलो जूल। उसके पश्चात प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है, इसका ट्रांसफर। उसके पश्चात इसका जो 10% भाग है वो सभी का क्या होता है, वह एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होता है। जैसे कि 75 का 10% होता है, 70% का 10% होता है, वह 7.5 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 7.5 का 10% कितना होता है, वह 0.7 होता है, 0.75। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका जो 10% भाग है वो क्या हो रहा है, एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाह हो रहा है। ओके, और इसका जो जितना भी यहाँ पर इसका 10%, इसका जो 90% भाग होता है वो क्या होता है, वह जैविक प्रक्रिया, श्वसन या अपशिष्ट पदार्थ आदि में उसमें के रूप में इसका ह्रास हो जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो इसका 10% होता है वह ये क्या है, एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाहित होता है, किंतु जिसका 90% होता है उसका स्वयं उपयोग करता है, जैसे कि जैविक प्रक्रिया में, श्वसन में, अपशिष्ट पदार्थ आदि में उसमें के रूप में इसका ह्रास होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं अपघटित होने वाले पदार्थों से भी खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल शुरू हो सकता है? ओके, जो अपघटित होने वाले पदार्थ है उसे भी क्या है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का भी क्या है, शुरुआत भी हो सकता है। इसके एक उदाहरण के बारे में आपने काली मछली की आवाज में जाना था। ओके, तो इसके उदाहरण के बारे में आप लोगों ने काली मछली की आवाज में जाना था कि किस प्रकार से उसके जो अपघटित होने से क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का शुरुआत हो सकता है। यहाँ एक खाद्य जाल का उदाहरण दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर एक खाद्य जाल का उदाहरण दिया गया है कि समझता है कि इसमें जो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का जो शुरुआत होता है वो किस प्रकार से होता है, अपघटित होने वाले पदार्थों से। ओके, अपघटित होने वाला पदार्थ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एक चिड़िया, तो ये क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है। तो अपघटित होने वाला पदार्थ ये क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि यहाँ यहीं से ही क्या है, जो खाद्य श्रृंखला या फिर जो खाद्य जाल का क्या होगा, शुरुआत होगा। इसके कारण क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या ऊर्जा का स्रोत अर्थात अपघटित होने वाले पदार्थों से क्या हो रहा है, इस खाद्य जाल का निर्माण हो रहा है। इससे प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बचाव द्वितीय का उपभोक्ता, इस प्रकार से क्या है, इसका खाद्य जाल का निर्माण होता है। ओके, समुद्र के तल पर जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां जीवाणु से शुरू होने वाला एक खाद्य जाल ऐसा भी है जहां ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं बल्कि समुद्र के तल का रासायनिक पदार्थ युक्त अत्यधिक गर्म पानी है। ओके, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं समुद्र क्या है, बहुत गहरा होता है। तो क्या है, जो सूर्य की रोशनी क्या है वह नीचे तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या है, समुद्र में उपस्थित जो अंदर की जीव होता है अर्थात जीवाणु से शुरू होने वाला एक खाद्य जाल क्या होता है, शुरुआत होता है। जहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत होता है वहाँ पर सूर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ तक जो सूर्य की रोशनी या जो सूर्य का प्रकाश है वह नहीं पहुँच पाता। ओके, तो वहाँ पर कहाँ से शुरुआत होता है, तो समुद्र के तल का रासायनिक पदार्थ युक्त अत्यधिक गर्म पानी है। तो उसका जो शुरुआत होता है क्या है, समुद्र के अंदर से जो गर्म पानी है उससे इसका शुरुआत होता है। ओके,
यह गर्म पानी समुद्र के तल के ज्वालामुखियों के निकास से होकर निकलते रहता है। तो ये पानी कहाँ से आता है? तो ये पानी क्या आता है? गर्म पानी है जो वो ज्वालामुखी के निकास से होकर निकलते रहता है, जिससे पानी का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो वहाँ का जो पानी का जो तापमान जो टेम्परेचर है वह 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो समुद्र में जो खाद्य श्रृंखला में जो खाद्य जाल का निर्माण कैसा होता है, क्योंकि क्या है वह विदाउट सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश के बिना भी वहाँ पर क्या होता है खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह क्या होता है समुद्र के अंदर तक नहीं पहुँच पाता, अर्थात समुद्र के जो निचले स्तर तक नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण क्या होता है सूर्य के अभाव में भी कहा वहाँ पर क्या होता है खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल शुरुआत होता है। ओके, वहाँ के लिए वह ओके जिसके लिए वहाँ पर स्रोत क्या होता था, वहाँ के जो गर्म पानी है वही उसका स्रोत होता है। ओके, हमने देखा कि प्रत्येक पोषक स्तर से श्वसन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्या है जो एक जीव से दूसरे जीव अर्थात एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या होता है जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो हमने देखा कि जो 90% भाग होता है वह उसका क्या होता है स्वयं के लिए उपयोग में होता है, जिसके कारण उसका जो एनर्जी होता है वह कई श्वसन में कई विभिन्न जैविक क्रियाओं में क्या है ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जीवों के शरीर से जो पदार्थ निकल जाते हैं उनमें भी ऊर्जा होती है, पर वह जीव के काम नहीं आते। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है जो क्या होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या है जो स्वयं के जीव होता है उसके लिए काम नहीं आता, वो किसके लिए काम आता है दूसरे जीव के लिए। इन पदार्थों का पर्यावरण में अन्य जीवों के भोजन या अन्य किसी रूप में चक्रीकरण होता रहता है, अर्थात उसके क्या होता है चक्रीकरण, अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो दूसरे पदार्थों के लिए क्या हो जाता है या फिर जो दूसरे जीव के लिए क्या हो जाता है वह भोजन हो जाता है, अर्थात इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होता है वह चलते रहता है। पर्यावरण के अजैविक घटकों एवं जीवों के अपशिष्ट पदार्थ एवं अवशेष में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के चक्रीकरण का पोषक चक्रों के रूप में अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें क्या होता है जो पोषण के क्या होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण होता है, और वही प्रक्रिया क्या है बार बार क्या होता है पुनरावृत्ति, अर्थात बार बार वही प्रक्रिया चलते रहता है। इसको क्या है पोषक चक्रों के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।